हेलो फ्रेंड्स, हमने फर्स्ट लेक्चर में इलेक्ट्रिकल चार्ज के बारे में पढ़ा था। हमने ये पढ़ा था कि चार्ज दो तरीके के होते हैं और उसके बाद हमने ये पढ़ा था कि चार्ज लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं और अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट करता है। एंड द एसआई यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम। टुडे वी आर सिटिंग हियर टुगेदर टू स्टडी अ चैप्टर which is known as electricity, and today we'll be studying about current electricity. लेकिन मेरा यह मानना है कि करंट इलेक्ट्रिसिटी को पढ़ने से पहले हमें स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की जानकारी होनी चाहिए। जो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है इसको इलेक्ट्रोस्टैट्स के नाम से जाना जाता है 12th क्लास में। एंड इट इज स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इट इज स्टडी ऑफ अ चार्ज विच इज एट रेस्ट। तो सबसे पहले हम इसको स्टडी करते हैं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है। आपने बहुत बार अपने बचपन में ये खेला होगा, आपने ये करा होगा कि अगर आप स्केल ले लेते हैं और स्केल को अपने बालों पे रब करते हैं और जब उसको आप टाइनी बिट्स ऑफ पेपर के पास लेके आते हैं, दैट पेपर्स गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द ग्लास। ऐसा क्यों होता है, आज ये डिस्कस करेंगे एक क्लासिकल एग्जाम्पल के साथ। एग्जाम्पल क्या है? लेट अस टेक अ सिल्क क्लॉथ। फ्रेंड्स, ये सिल्क क्लॉथ नहीं है एंड लेट अस कंसिडर इट अ ग्लास रॉड। ये ग्लास रॉड भी नहीं है। अब हम इस सिल्क क्लॉथ के साथ इस ग्लास रॉड को रब करते हैं। आप थोड़े टाइम पे क्या देखेंगे वो मैं बोर्ड पे एक्सप्लेन करता हूं कि फॉर एग्जांपल दिस इज सिल्क क्लॉथ, ये सिल्क का कपड़ा है एंड दिस इज ग्लास रॉड। जब आपने इसको रगड़ा तो आपको ये पता चलता है कि इट बिकम्स नेगेटिवली चार्ज्ड। कौन? सिल्क क्लॉथ। अगर ये नेगेटिव चार्ज होगा तो दिस बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज्ड। तो सबसे पहले हम ये समझे कि नेगेटिव चार्ज क्यों हुआ, क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन्स टूट के सिल्क पे शिफ्ट कर गए। तो जैसा कि 5 इलेक्ट्रॉन इससे इस पे शिफ्ट किया तो इस पे क्या आ गया? पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब आपके मन में यह क्वेश्चन आना चाहिए, यह बड़ा इंपॉर्टेंट है कि सर इलेक्ट्रॉन इससे इस पे क्यों शिफ्ट किया, इलेक्ट्रॉन इससे इस पे क्यों नहीं आया? व्हाई दिस ग्लास रॉड हैज नॉट बिकम नेगेटिव? ये सिल्क क्लॉथ ही नेगेटिव क्यों हुआ? तो इसको समझने के लिए एक क्लासिकल कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। अगर ये बात समझ आ गई तो आपको इलेक्ट्रिसिटी समझने में बहुत ही मदद मिलेगा। जस्ट ये देखिए और आपको समझ आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल लेट अस कंसिडर अ एटम ऑफ अ ग्लास रॉड। ये न्यूक्लियस है ग्लास रॉड का और ये इलेक्ट्रॉन है। ये न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में देयर इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। याद रखेंगे फिजिक्स में एक रूल है कि अगर आपने लाइन ऐसे ड्रॉ किया और 2 एरो ऐसे रिवर्स किया तो ये अट्रैक्शन का सिंबल है। किसका सिंबल है? अट्रैक्शन का। और अगर ये एरो ऐसे हुआ, दिस इज सिंबल ऑफ रिपल्शन। इसको ध्यान रखेंगे। तो इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। लेट अस कंसीडर दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बी F1। अब आप एक एटम सिल्क का देखें। जब आप सिल्क के एटम को देखेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन है, तो सिल्क का एटम छोटा होता है एज कंपेयर टू एटम ऑफ अ ग्लास रॉड। तो ऑब्वियसली न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होगा? देयर विल बी अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड लेट अस कंसीडर दिस फोर्स बी F2। ऑब्वियसली इसका साइज छोटा है इस एटम का, तो इलेक्ट्रॉन क्लोजर है न्यूक्लियस के पास एज कंपेयर टू दिस। सो होगा क्या आपका कि F2 जो होगा वो ग्रेटर होगा F1 से। What is F2? Force of attraction between electron and the nucleus will be greater in silk cloth as compared to glass rod. Understood? अब आपने क्या किया? सेकेंड स्टेप में आपने क्या किया? आपने लगाया फोर्स ऑफ हैंड। क्या लगाया आपने? हाथ का फोर्स लगाया। जैसे ऐसे लिया तो दोनों का रगड़ा और आपने ऐसे ऐसे हाथ का फोर्स लगाया।
ये जो फोर्स ऑफ हैंड है इज ग्रेटर देन F1। किससे ग्रेटर है? F1 से। जब ये ग्रेटर है तो इसके इलेक्ट्रॉन्स टूटेंगे, इसके इलेक्ट्रॉन्स नहीं टूटेंगे। जब इसके इलेक्ट्रॉन्स टूटेंगे तो इलेक्ट्रॉन किस पे शिफ्ट कर गया? इस पे शिफ्ट कर गया। कितने इलेक्ट्रॉन शिफ्ट किया इस पे? 5 इलेक्ट्रॉन शिफ्ट किया। एग्जाम्पल के तौर पे लिया हमने, 5 इलेक्ट्रॉन इस पे शिफ्ट किया तो इस पे चार्ज कितना हो गया? इस पे चार्ज कितना हो गया? 5 नेगेटिव। इस पे कितना हो गया? 5 पॉजिटिव। ये चार्ज क्यों आया? दिस चार्ज इज ड्यू टू लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। मेरी बात समझ आ गई? अब इसमें 3 बातें ध्यान देनी है कि ये नेगेटिव चार्ज क्यों हुआ? ड्यू टू मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर 1। दूसरा, चार्ज इज इंटीग्रल मल्टीपल, हमेशा देख लीजिए चार्ज फ्रैक्शन में नहीं है। और तीसरा कि जब चार्ज यहां से यहां शिफ्ट किया तो ये हम कहते हैं कि चार्ज इज क्वांटाइज, जितना नेगेटिव चार्ज होगा उतना ही पॉजिटिव चार्ज होगा। आपने क्या किया? चार्ज को डिवाइड कर दिया, डिफरेंशिएट कर दिया, यहां तक कि डिफरेंशिएट करने के बाद चार्ज हैज कम एट रेस्ट। और स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी फ्रेंड्स ये सिर्फ इंसुलेटर्स में पॉसिबल है। ये इसलिए इंसुलेटर में पॉसिबल है क्योंकि इंसुलेटर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स ऊपर मूव नहीं करेगा। अगर यही काम आपने मेटल रॉड के साथ किया होता तो मेटल रॉड में इलेक्ट्रॉन एक जगह नहीं रुकता, वो ऊपर चला जाता। और इसीलिए कभी भी जो अपने बाल को आप रब करते हैं तो हमेशा आप ग्लास स्केल से करते हैं, प्लास्टिक स्केल से। आप कभी भी मेटल स्केल से नहीं करेंगे। आप करके देखेंगे वो पॉसिबल ही नहीं है, वो होगा ही नहीं। तो आपने यहां पे क्या किया? आपने चार्ज को डिफरेंशिएट कर दिया, चार्ज को अलग अलग कर दिया, एंड दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड दिस इज कॉल्ड दैट इज चार्ज एट रेस्ट। अब देखिए यहां से कितनी इंटरेस्टिंग फैक्ट निकल के आती है। अब यहां पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया। मूव कौन करता है? इलेक्ट्रॉन ही मूव करता है। प्रोटॉन्स तो मूव कर नहीं सकता क्योंकि तो न्यूक्लियस के अंदर होता है। हम ये कहते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन्स जो है, जो सिल्क क्लॉथ के अंदर है, यहां पे इलेक्ट्रॉन की क्वांटिटी क्या हो गई? ज्यादा हो गई। यहां पे इलेक्ट्रॉन की क्वांटिटी क्या हो गई? ज्यादा हो गई। और यहां पे इलेक्ट्रॉन की क्वांटिटी क्या हो गई? कम हो गई। जिस पे इलेक्ट्रॉन की क्वांटिटी ज्यादा हो जाए उसको हम कहते हैं विच इज एट हायर पोटेंशियल। क्या बोला हमने? हायर पोटेंशियल। और ये ग्लास रॉड जो है ये लोअर पोटेंशियल पे है। कहने का मतलब पानी का टंकी जो है वो छत पे है, और अगर उस टंकी के अंदर अगर पानी भरा होगा और नीचे नलके को अगर आप खोलेंगे तो पानी कभी भी ये नहीं कहेगा कि मुझे टंकी से प्यार हो गया, मैं नलके में नहीं जाऊंगा। पानी को टंकी से नलके में निकलना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वाटर इज एट हायर पोटेंशियल इन द टैंक, और नलका जो है दैट इज एट लोअर पोटेंशियल। सो वाटर मूव फ्रॉम व्हाट? हायर पोटेंशियल टू द लोअर पोटेंशियल। ये कभी भी पानी नहीं कहेगा कि मैं इस टंकी को छोड़ के नहीं जाऊंगा, उसको उस टंकी से निकलना ही पड़ेगा फ्रेंड्स। So things always move from higher potential to lower potential. अब यहां पे देखिए इलेक्ट्रॉन ज्यादा है यहां पे, so we say silk cloth is at higher potential, और ग्लास रॉड किस पे है? लोअर पोटेंशियल पे। अब यहां से देखिए इसी जगह से करंट इलेक्ट्रिसिटी की पढ़ाई की शुरुआत होती है। वो देखिए जिसको ये बात समझ आएगा उसको करंट इलेक्ट्रिसिटी इमीडिएट समझ आ जाएगा। ऐसा नहीं कि इसको नहीं समझने के बाद ये नहीं आएगा, इसको समझ लेंगे और बेटर आ जाएगा। सो अभी तक हमने क्या बोला? सिल्क क्लॉथ इज एट हायर पोटेंशियल, ग्लास रॉड इज एट लोअर पोटेंशियल। अब आपने क्या किया कि इसको एक वायर से कनेक्ट किया और यहां पे एक छोटा सा एलईडी लगाया। व्हाट इज एलईडी? इट इज लाइट एमिटिंग डायोड। जब इसको आपने इससे कनेक्ट किया, बीच में एक स्विच लगा दिया आपने और इस वायर को इससे कनेक्ट कर दिया। ठीक, देखिए क्या होगा कि जब ये स्विच है कनेक्ट किया, अब जैसे ये स्विच ऑन करेंगे तो क्या होगा? ये इलेक्ट्रॉन तो सिल्क क्लॉथ का है नहीं, ये इलेक्ट्रॉन है किसका? ग्लास रॉड का। सो दीज इलेक्ट्रॉन्स आर एट हायर पोटेंशियल, और यहां पे ये ग्लास रॉड क्या है? लोअर पोटेंशियल पे है। तो आप खुद बताएंगे ये इलेक्ट्रॉन्स पानी के तरीके से है जो पानी के टंकी में है।
ये इलेक्ट्रॉन को कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये इलेक्ट्रॉन अपने आप ट्रैवल करेगा, और जब वो ट्रैवल करेगा तो ये एलईडी को क्रॉस करेगा, और जब एलईडी को क्रॉस करेगा तो क्या हो जाएगा, एलईडी ग्लो करेगा, और यहां से ये इलेक्ट्रॉन यहां मूव करेगा। धीरे धीरे ये सारे जो पॉजिटिव हैं जब उनको नेगेटिव मिलेगा, ये सारे चार्ज कैंसिल हो जाएंगे, और विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड आप क्या देखेंगे कि लाइट इमिट हुआ, और फिर लाइट थोड़ी देर में क्या हो जाएगा, ये लाइट बंद हो जाएगा। जब ये लाइट बंद होगा, इसका मतलब क्या हुआ कि जितने इलेक्ट्रॉन्स थे वो सारे शिफ्ट करके इसमें आ गए। तो हम ये कहेंगे कि जो अभी ये हायर पोटेंशियल पे था और ये लोअर पोटेंशियल पे था, अब दोनों का पोटेंशियल क्या हो गया, बराबर हो गया। दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो जीरो हो गया। अभी तक जब आपने इसको कनेक्ट नहीं किया था तो इनके बीच में पोटेंशियल का डिफरेंस था। इसमें सिल्क क्लॉथ में इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा था, यहां पे इलेक्ट्रॉन्स कम था। लेकिन जैसे ये इलेक्ट्रॉन इधर से इधर मूव कर गया तो यहां का पोटेंशियल और यहां का पोटेंशियल बराबर हो गया, और ये ग्लो करना बंद कर देगा। ये जो मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसी मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम क्या कहते हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी। इसी को क्या कहते हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी। आप कहते हैं सर मजा नहीं आया सर, 1 मिनट में बल्ब बंद हो गया, तो नो प्रॉब्लम, फिर से सिल्क क्लॉथ है, ग्लास रॉड है आपके पास, फिर से उसको रगड़ो, फिर से रगड़ो, फिर से रगड़ो। जब आपने इसको रगड़ा, फिर उसको ऐसे कनेक्शंस बनाएंगे, आप देखेंगे जैसे स्विच ऑन करेंगे एलईडी ग्लो करेगा, फिर बंद हो जाएगा। तो इसमें परेशानी की बात नहीं है, यू कैन डू एन नंबर ऑफ टाइम्स। बट इस फन के पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है वो समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। वो ये कॉन्सेप्ट है कि क्यों इलेक्ट्रॉन इस पे शिफ्ट किया, क्यों इलेक्ट्रॉन इससे इस पे शिफ्ट किया, और इलेक्ट्रॉन क्यों मूव करके ग्लास रॉड, सिल्क क्लॉथ से क्यों मूव करके ग्लास रॉड पे आया, ये समझना बहुत जरूरी है। तो इस टॉपिक के बाद हम क्या करेंगे, अब करंट इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिक करंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं लेटर आई से, और इलेक्ट्रिक करंट का ऐसा यूनिट होता है एम्पेयर। इसको कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। एम्पेयर को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल ए। यहां पे 2 पॉइंट आपको और समझना पड़ेगा। एक वर्ड है एम, मिली एम्पेयर। एम स्टैंड्स फॉर वर्ड मिली, एंड दिस इज इक्वल टू 10⁻³ एम्पेयर। एक और पॉइंट है यहां पे जिसको हम माइक्रो एम्पेयर कहते हैं। क्या कहते हैं, माइक्रो एम्पेयर। एंड दिस माइक्रो एम्पेयर इज इक्वल टू 10⁻⁻6 एम्पेयर। क्या कहते हैं इसको, 10⁻⁻6 एम्पेयर। अब आप देखेंगे यहां पे जो इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला है वो है I इज इक्वल टू Q/T। Q क्या हो गया, चार्ज, और T क्या है, टाइम, और I क्या हो गया, करंट। दिस इज फॉर्मूला नंबर 2 ऑफ दिस चैप्टर। देखिए, आप इस फॉर्मूला से आप डेफिनेशन भी बना सकते हैं अपना कि इलेक्ट्रिसिटी का डेफिनेशन क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट का डेफिनेशन क्या होता है। देखिए, इस फॉर्मूला को हम कैसे लिख सकते हैं, I इज इक्वल टू 1/T इंटू Q, 1/T इंटू Q लिख सकते हैं। तो I को आपने क्या बोला, करंट बोला करंट। इक्वल को क्या कहते हैं, करंट इज 1/T को इज किसके लिए है, इक्वल के लिए। 1/T को हम बोलते हैं रेट। करंट इज रेट, मल्टीप्लीकेशन के लिए होता है आपका ऑफ, है ना। मल्टीप्लीकेशन किसके लिए होता है, ऑफ के लिए। और Q किसको बोलते हैं, दिस इज चार्ज। तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ करंट, करंट इज रेट ऑफ फ्लोइंग
ऑफ किसका? सो करंट इज रेट ऑफ फ्लोइंग ऑफ चार्ज. दिस इज द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. हमने फर्स्ट फॉर्मूला किया था, अगर आपको याद होगा, Q इज इक्वल टू N इंटू E. याद आया? दिस इज द फॉर्मूला ऑफ चार्ज. दिस वॉज द फर्स्ट फॉर्मूला. सो फ्रॉम फॉर्मूला 1 and 2 हमें क्या मिलता है? I लिखा हमने. हम Q के जगह पे क्या लिख सकते हैं? N इंटू E. और टाइम के जगह पे T लिखा हमने. We get a third formula. And the third formula is I is equal to N into E upon T. Understood? कॉपी कर लीजिए. फिर इस पे न्यूमेरिकल्स करेंगे. एंड विल बी डूइंग 2 न्यूमेरिकल्स ऑन दिस टॉपिक. एक तो एनसीईआरटी का होगा और दूसरा नॉन एनसीईआरटी का. तो इसको रब करना पड़ेगा. आपने कॉपी कर लिया सबने जी? तो इसके अंदर हमने क्या पढ़ा? हमने इसमें पढ़ा कि करंट को आई से रिप्रेजेंट करते हैं. ऐसा यूनिट होता है एम्पेयर, और करंट का फॉर्मूला होता है I इज इक्वल टू Q अपॉन T. द फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है एग्जाम्पल 12.1 NCERT. और ये एग्जाम्पल कौन से पेज पे है? इट इज ऑन पेज नंबर 200. सब कोई क्वेश्चन लिख लें. क्वेश्चन है a current of 0.5 ampere is drawn by a filament of a bulb for 10 minutes. लिख लिया? Find amount of electric charge flowing through the circuit. अगर आप किसी कारण से कॉपी नहीं कर पाए तो इस पेज पे ये क्वेश्चन अवेलेबल है. हमने आपको बताया था कि जब भी आप न्यूमेरिकल करेंगे तो अकॉर्डिंग टू द गाइडलाइंस ऑफ द सीबीएसई सबसे पहले आपको क्या लिखना पड़ेगा? गिवन. तो गिवन में यहां क्या है? आई कितना है आपका? 0.5 एम्पेयर. करंट कितना है? 0.5 एम्पेयर. टाइम कितना है हमारा? 10 मिनट्स. मिनट्स को हम क्या करते हैं? 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेकेंड्स में आ जाएगा. दिस कम्स आउट टू बी 600 सेकेंड्स. राइट? हमें फाइंड क्या करना है? Q. व्हाट वी हैव टू फाइंड? चार्ज, दैट इज Q. तो हमें फॉर्मूला पता है. फॉर्मूला क्या है? I इज इक्वल टू Q अपॉन T. जब भी आप फॉर्मूला लिखेंगे तो उसको क्या करेंगे? आप बॉक्स में डालेंगे. डाला आपने बॉक्स में जी. हमें फाइंड क्या करना है? Q इज इक्वल टू I इंटू T. ये इस फॉर्मूला से डिराइव हो गया. अब यहां पे I कितना है? 0.5 एम्पेयर. और टाइम कितना है आपका? 600 सेकेंड्स. जब इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 300 कूलम. आंसर को बॉक्स में लिखेंगे. इट इज 300 कूलम. है मैं राइट? कर लिया आपने? कॉपी करने. पहला क्वेश्चन तो मैंने समझा दिया. दूसरा क्वेश्चन आप खुद करेंगे. और ये क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं आपको क्योंकि ये एनसीईआरटी में नहीं है, नॉन एनसीईआरटी क्वेश्चन है. क्वेश्चन है इफ 300 कूलम चार्ज इज पासिंग, है ना, 300 कूलम चार्ज इज पासिंग थ्रू
अ फिलामेंट, क्या बोला, पासिंग थ्रू अ फिलामेंट इन 10 मिनट्स। हमें कैलकुलेट क्या करना है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ करंट, calculate the amount of current passing through the filament। आपको ये क्वेश्चन देख के समझ आ रहा होगा कि हमने इसी क्वेश्चन को घुमा के एक नया क्वेश्चन बना दिया। तो इस क्वेश्चन में गिवन क्या है, पहले आप ट्राई करना चाहेंगे, पहले आप ट्राई कर लीजिए। यू गेट 30 सेकेंड्स फॉर दिस, उसके बाद फिर हम ये करना स्टार्ट कर देंगे। फ्रेंड्स, क्वेश्चन ये है कि इफ 300 कूलम चार्ज इज पासिंग थ्रू अ फिलामेंट्स इन 10 मिनट्स, कैलकुलेट द करंट पासिंग थ्रू द फिलामेंट। तो गिवन क्या है यहां पे Q की वैल्यू कितनी है, 300 कूलम, और कितने टाइम के लिए ये चार्ज फ्लो करता है, 10 मिनट्स के लिए। इसको सेकंड में करने के लिए हमने 60 से मल्टीप्लाई किया, दिस कम्स आउट टू बी 600 सेकेंड्स। एम आई राइट? हमें फाइंड क्या करना है, इसके अंदर हमें फाइंड करना I, एंड व्हाट इज I, दैट इज करंट। तो इसमें फॉर्मूला क्या लगेगा, जी, वेरी गुड, इट इज I इज इक्वल टू Q अपॉन T। अब क्या करना पड़ेगा, इस फॉर्मूला को आपने क्या करना पड़ेगा, इस फॉर्मूला को आपने बॉक्स में डालना पड़ेगा, जो हमने आपको ऑलरेडी बताया है कि फॉर्मूला शुड बी प्लेस्ड इन अ बॉक्स। अब हम वैल्यूज प्लेस करते हैं। I, Q कितना है आपका, 300 कूलम, और टाइम कितना है आपका, दैट इज 600 सेकेंड्स। ये कैंसिल हो गया, दिस कम्स आउट टू बी व्हाट, 1/2, और 1/2 क्या होता है, दैट इज इक्वल टू 0.5 एम्पेयर, एंड दिस इज द आंसर। देखिए यही आंसर आ गया बिल्कुल। तो मेरा ये मानना है कि जब भी आप कोई न्यूमेरिकल करते हैं ना, तो उस न्यूमेरिकल को मल्टीपल अलग अलग एंगल से करके देख लें, और जब आप मल्टीपल एंगल से उसी न्यूमेरिकल को आप करेंगे तो आपको पूरे सब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और जब पूरे सब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा ना, तो कोई भी न्यूमेरिकल कहीं से आएगा, यू विल बी इजीली एबल टू डू। कॉपी कर लीजिए। फ्रेंड्स, अब जो नया टॉपिक हमने करना है वो है कंडक्टर एंड इंसुलेटर। तो आपको पता होगा कि कंडक्टर उसको कहते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने वाला सॉलिड भी हो सकता है, जैसे कॉपर वायर, सिल्वर वायर, आयरन वायर, ये सारे क्या हैं, कंडक्टर हैं। लिक्विड भी हो सकता है, वो लिक्विड जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है उसको इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। एंड देयर सम गैसेस आल्सो व्हिच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, जैसे ट्यूबलाइट्स वगैरह के अंदर गैसेस इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर। और इंसुलेटर क्या होता है, इंसुलेटर वो होता है जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता। इंसुलेटर की पढ़ाई हमने करी हुई है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के अंदर। हमें बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहां पे समझना है, इसको क्लासिकल कॉन्सेप्ट कहा जाता है, कि ऐसा क्यों होता है कि कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है और इंसुलेटर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता। अगर आपको यह बात समझ आ गई या अगर आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है। अब यहां पे समझें कि कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी क्यों कंडक्ट करता है, ऐसी क्या खास बात है कंडक्टर के अंदर कि इट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी, और इंसुलेटर के अंदर ऐसी कौन सी कमी है कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता। इसको समझने की कोशिश करें। जब आप कंडक्टर को कंसीडर करेंगे और जब उसके एटम को आप देखेंगे, तो कंडक्टर का एटम का साइज जो होता है वो बड़ा होता है, बिग,
और जब आप इंसुलेटर के एटम को देखेंगे तो इंसुलेटर के एटम का साइज क्या होता है? छोटा होता है, स्मॉल। आप बोलेंगे इससे क्या फर्क पड़ता है? जब एटम बड़ा होगा तो ये सेंटर में न्यूक्लियस है, ये इलेक्ट्रॉन है, तो आउटर इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस से बहुत दूर हो जाएगा और इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है कंसीडर करें, मान लीजिए F1 है। और इंसुलेटर के एटम का साइज क्या होता है? छोटा होता है। ये इसका न्यूक्लियस है, ये इलेक्ट्रॉन है, इनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मान लीजिए F2 है। अब आप देखें कि ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से कितना दूर है कंडक्टर के अंदर। तो जब इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम है तो इस इलेक्ट्रॉन का बाहर निकलना, अगर इस इलेक्ट्रॉन को हम बाहर निकालने की कोशिश करेंगे तो बहुत आसानी से निकल जाता है। ये वेरी इजीली इट कम्स आउट। हल्का सा आपने फ्रिक्शन जनरेट किया, हल्का सा करंट पास किया, ये इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। ये कहां निकलता है? फ्री स्पेस में। आप बोलेंगे कि ये फ्री स्पेस क्या है और कहां होता है? तो अगर आप किसी भी एक मेटालिक रॉड को ले लें और ये रॉड मान लीजिए आपने कॉपर का लिया, तो ये कॉपर के न्यूक्लियस है और इसका ये एटम है। यहां पे कॉपर का ये दूसरा न्यूक्लियस है, दूसरा एटम है। तो ये जगह जो है, ये जगह, ये खाली जगह जो आप देख रहे हैं, ये खाली जगह जो है इसको फ्री स्पेस कहते हैं। तो इन इलेक्ट्रॉन की खासियत ये है कि अपने आउटर मोस्ट ऑर्बिट से निकल के किस में आ जाएगा? ये फ्री स्पेस में आ जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन यहां से मूव करके यहां भी जा सकता है, तो इसका जो इलेक्ट्रॉन था वो निकल के इधर भी आ सकता है। लेकिन इजीली मूव इन अ फ्री स्पेस, और ये फ्री स्पेस में ये इलेक्ट्रॉन निकल सकता है, इसीलिए ये कॉपर या कोई भी मेटल कंडक्टर होता है। वही आप यहां पे मान लीजिए आपने एक ग्लास रॉड लिया, ये ग्लास का रॉड है, तो ग्लास के रॉड के अंदर उनके एटॉमिक साइज, जो एटम का साइज होता है, बहुत छोटा होता है। एंड द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड द न्यूक्लियस इज वेरी वेरी हाई। आप इसमें चाहे कितना फोर्स क्यों ना लगाए, ये जल जाएगा, लेकिन इसका इलेक्ट्रॉन कभी भी नहीं निकलेगा। और यही कारण है कि आपने स्विचेस में, मैंने लास्ट क्लास में दिखाया था, स्विचेस जो बना होता है, आउटर कवरिंग जो होता है, वो बेसिकली वो इंसुलेटर होता है, परफेक्ट इंसुलेटर होता है। और वो इंसुलेटर, वो स्विच को आपने देखा होगा कि वो स्विच कभी ज्यादा करंट फ्लो करे, उसके अंदर ओवर हीटिंग हो जाए तो स्विच जल जाएगा, मंजूर है, लेकिन वो कभी भी कंडक्टर नहीं बनेगा। वो कंडक्टर क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि उसके एटम का साइज बहुत छोटा होता है। अब एटम का साइज जितना छोटा होगा तो आउटर इलेक्ट्रॉन उतना पास आ जाएगा न्यूक्लियस के, और जितना आउटर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास आएगा तो इलेक्ट्रॉन का निकलना उतना मुश्किल हो जाएगा। जब हम इंसुलेटर को कंसीडर करते हैं, वो इंसुलेटर जिसका साइज ऑफ एटम जितना छोटा होगा वो उतना बढ़िया इंसुलेटर होगा। अब आप बताएं कि ये 3 इंसुलेटर्स हैं, इसमें सबसे बेस्ट इंसुलेटर कौन सा होगा? यस, दिस इज द बेस्ट इंसुलेटर, एबोनाइट रॉड कहते हैं इसको। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट इंसुलेटर विच इज अवेलेबल। हालांकि ये भी इंसुलेटर है, लेकिन ये थोड़ा सा इसके एटम का साइज बड़ा है, तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग टेंडेंसी थोड़ी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू दिस। हालांकि ये भी इंसुलेटर ही होगा, बट ये बेटर इंसुलेटर है। ये इसके अंदर इलेक्ट्रॉन निकालना बिल्कुल ना के बराबर है। वैसे ही आपने सुना होगा कि मेटल के केस में भी सिल्वर इज अ बेस्ट कंडक्टर। सुना होगा ना कि सिल्वर इज अ बेस्ट कंडक्टर। सिल्वर के बाद कॉपर का नंबर आता है, कॉपर के बाद किसका आता है? एल्युमिनियम। कहते हैं कि दुनिया का सबसे बेस्ट कंडक्टर जो है सिल्वर का है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सिल्वर का एटम का साइज बहुत बड़ा होता है। बोला क्यों सर, क्यों बड़ा होगा? क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर कितना है? 47।
व्हेन द एटॉमिक नंबर इज 47, इट हैज अ ह्यूज साइज। जब आप कॉपर को कंसिडर करेंगे तो कॉपर जो है उसका एटम जो है वो सिल्वर से छोटा होता है। क्यों छोटा होता है? क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 29। जब आप एल्युमिनियम को कंसिडर करेंगे तो एल्युमिनियम का साइज कॉपर से भी छोटा होता है। क्यों छोटा होता है? कि उसका एटॉमिक नंबर 13 होता है। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि बड़ा होने से क्या हो गया कि इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस से बहुत दूर हो गया। जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से बहुत दूर हो गया तो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकलना या निकालना बहुत इजी है। इलेक्ट्रॉन कैन इजीली कम इन अ फ्री स्पेस, ये वाला फ्री स्पेस। तो सिल्वर का साइज बड़ा होने से क्या होगा? इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस से काफी दूर चला गया और आराम से फ्री स्पेस में आ जाता है। दैट इज वाई सिल्वर इज कंसिडर्ड एज अ बेस्ट कंडक्टर। वेयरएज जब हम एल्युमिनियम की बात करेंगे उसका साइज तो छोटा है। ऐसा नहीं कि उसका इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा, उसका इलेक्ट्रॉन फ्री स्पेस में नहीं आएगा, उसका भी इलेक्ट्रॉन फ्री स्पेस में जरूर आएगा, लेकिन जिस मोमेंटम से इलेक्ट्रॉन फ्री स्पेस में आएगा वो कम आएगा, क्योंकि उसके एटम का साइज छोटा है। उसका न्यूक्लियस जो है उस इलेक्ट्रॉन को जोर से पकड़ के रखेगा उसके पास होने के कारण। इसलिए हम कहते हैं कि सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर, कॉपर इज वेरी गुड कंडक्टर एंड एल्युमिनियम इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मेरे ख्याल से यहां तक बात समझ आ गई होगी। सो इस पूरे सेकेंड लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस किया स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, फिर हमने डिस्कस किया करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी के बाद हमने इस पे 2 क्वेश्चंस किए फॉर्मूला पे, I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। हमने बताया कि I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, और फिर उससे एक नया फॉर्मूला बनाया I इज इक्वल टू एन इंटू ई अपॉन टी। एक क्वेश्चन एनसीईआरटी का था, एक नॉन एनसीईआरटी का क्वेश्चन था, और फिर हमने पढ़ा इसके अंदर टॉपिक कंडक्टर एंड इंसुलेटर। हमने ये पढ़ा कि वाई कंडक्टर इज एबल टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, रीजन क्या है, इंसुलेटर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट क्यों नहीं करता, ये पढ़ा हमने। फिर हमने पढ़ा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सीलेंट इंसुलेटर एंड अ गुड इंसुलेटर, ये पढ़ा हमने। फिर हमने कंडक्टर में पढ़ा कि वाई सिल्वर इज अ बेस्ट कंडक्टर कंसिडर्ड एंड वाई एल्युमिनियम इज कंसिडर्ड एज अ गुड कंडक्टर, ये पढ़ा हमने। फिर हमने बोला कि वो लिक्विड अगर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करे उसको इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं, और उस लिक्विड इलेक्ट्रोलाइट के अंदर जो कंडक्शन में हेल्प करता है दोज आर कॉल्ड आयंस। क्या कहते हैं? आयंस। देयर आर फ्यू गैसेस आल्सो विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड दे आर प्रेजेंट इन आपने देखा होगा डिस्चार्ज ट्यूब में, ट्यूबलाइट्स में देखा होगा। तो ये वाला टॉपिक खत्म हो गया। नेक्स्ट टॉपिक में विल बी डूइंग ओम्स लॉ। So thank you everybody.